हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट प्रिपरेशन के पहले स्टेप को जानेंगे। ठीक है, देखिए जो दिसंबर में सीटेट होने वाला है, आप लोग अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी से आप लोग प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको सितंबर मंथ में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास 3 मंथ रह जाएगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर महीने में आपकी ज़्यादातर छुट्टियाँ रहेगी, बहुत सारे फेस्टिवल है, तो आप लोग को तैयारी करने का थोड़ा कम समय मिलता है। तो देखिए, आप लोग अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। तो जो बच्चे अभी से कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो वो थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी बना रहे हैं। तो लेकिन हमें कैसे तैयारी करना है? अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको टैगवर्ड्स को भी साथ साथ अभी से लेकर चलना है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम आ गया, ठीक है, उसके 10-15 दिन पहले टैगवर्ड्स को देखेंगे। तो नहीं, अभी से अगर आप टैगवर्ड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको दो फ़ायदा है। एक तो आपके क्वेश्चन जल्दी बनेंगे, आपके टाइम बचेंगे, और दूसरा आपके क्वेश्चन पर पकड़ बहुत जल्दी हो जाएगा, और जैसे कि तुरंत आप क्वेश्चन देखकर सॉल्व करने की आपकी आदत भी हो जाएगी। तो ठीक है, तो मैंने अपने चैनल पर थ्योरी की क्लासेस ला रही है, साथ साथ जैसे ही थ्योरी ख़त्म हो रहा है तो मैं क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें जल्दी से उन चीज़ों को पकड़ना है, क्वेश्चन में जो सही आंसर है उसको पकड़ना है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में टैगवर्ड्स को पहले आप लोग को बताने की कोशिश की है। तो ठीक है, आज हम इस वीडियो को इसके बारे में, नेगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान रहे हैं कि नेगेटिव टैगवर्ड्स। ठीक है, देखिए नेगेटिव टैगवर्ड्स मतलब क्या होता है, पहले तो जानेंगे टैगवर्ड क्या है। देखिए, टैगवर्ड होता है कि एक ऐसा कीवर्ड होता है जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि ये हमारा ऑप्शन सही जाएगा या फिर ये ऑप्शन हमारा गलत जाएगा। तो ठीक है, तो जो ये नेगेटिव आपको टैगवर्ड्स दिख रहे हैं, अगर ये कहीं आपको ऑप्शन में मिलेंगे, ठीक है, तो आप 100% श्योर रहिएगा कि वो उस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं होगा। अगर ये वर्ड आपको जहाँ दिख रहा है, जैसे कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट, लेक्चर मेथड, टीचर सेंटर, स्टैंडर्डाइज जिसको मानकीकृत कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि ये जितने सारे वर्ड हैं, जो मैंने यहाँ पर 25 वर्ड ले रखे हैं, अगर ये आंसर में आपके कहीं भी जरा सा भी ये वर्ड अगर आंसर में दिख गया है तो समझिए कि वो आंसर गलत है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सही है, तो आप उस आधार पर भी निगेटिव वर्ड को देखकर हटा सकते हैं और सही आंसर पर जा सकते हैं। लेकिन पूछ दे कि इनमें से कौन सा आंसर गलत है, तो ये वर्ड रहेंगे तो आंसर वो गलत रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आंसर जो आप देंगे उसमें आपको टाइम मैनेज होगा और सही आंसर की पकड़ होगी। तो देखिए, पहले वीडियो शुरू करते हैं हम निगेटिव टैगवर्ड से। ठीक है, देखिए, अगर आप कहीं पर रिवार्ड और पनिशमेंट दिया है, रिवार्ड मतलब क्या होता है कि बच्चे को पुरस्कृत करना, और पनिशमेंट मतलब सज़ा। हम बच्चे को हर बार, देखिए, कहीं रिवार्ड दिया और पनिशमेंट, तो हम बच्चे को हर बार क्या करेंगे, रिवार्ड नहीं देंगे। जैसे कि कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो उस पर भी बोलेंगे शाबाश, फिर आप जैसे कि फिर आप कोई बच्चा आंसर देता है तो फिर उस पर शाबाश बोलेंगे, फिर जैसे जैसे पढ़ाएंगे फिर कोई उस बच्चा आंसर देता है फिर आपको उसको शाबाश बोलेंगे। तो हर बार उसको हमें क्या करना है, पुरस्कृत या फिर शाबाशी नहीं देनी है, यानी कि उसको रिवार्ड नहीं देना। और पनिशमेंट, हम किसी बच्चे को पनिशमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर अगर ऑप्शन में ये वर्ड रिवार्ड और पनिशमेंट हो तो वो आंसर क्या होता है, देखते ही आप गलत काट दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे कि टीचर क्लास में आते हैं, कुछ नहीं उनको बच्चों से मतलब है, डायरेक्ट पूछेंगे क्या पढ़ाना है आज, बस टॉपिक जान जाएंगे और उस पर अपना लेक्चर देना शुरू कर देंगे, व्याख्यान देना शुरू कर देंगे। उनको ये नहीं मालूम है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बच्चे से क्वेश्चन पूछना है कि नहीं, बस अपना लेक्चर आकर दे दिए, आपको नोट किए तो किए, नहीं तो नहीं किए। वो होता है लेक्चर मेथड। तो हमें लेक्चर मेथड का भी यूज नहीं करना। जहाँ भी आपको लेक्चर मेथड दिख जाए वो भी ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम टीचर सेंटर्ड की। टीचर सेंटर हो गया कि जो शिक्षक है वो आपका केंद्र में है। मान लेते हैं कि ये जो शिक्षक है ये टीचर है और ये बच्चे इनके क्या है, ये बच्चों के केंद्र में। अब जैसा टीचर निर्देश देगा बच्चे करेंगे, जैसा टीचर बोलेगा बच्चे वैसे करेंगे, जैसे टीचर पढ़ाएंगे बच्चे वैसे वैसे पढ़ेंगे, बच्चे इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। तो अगर कहीं भी आपके ऑप्शन में टीचर सेंटर दिया है तो आप क्या करेंगे, उस आंसर को कट कर देंगे, क्योंकि टीचर सेंटर आप भी नहीं पढ़ाई हो रही। ठीक है, हम जानेंगे कि अभी कौन सा सेंटर पढ़ाई होगी जब हम पॉजिटिव टैगवर्ड को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकृत। अगर कहीं भी आपको दिख जाए कि मानकीकृत पाठचर्या, मानकीकृत आपका आकलन, ये सब अगर वर्ड दिख जाए, मतलब जहाँ भी आपको स्टैंडर्डाइज्ड ये वर्ड दिख जाए तो आप क्या करेंगे, वो आंसर आपका नहीं होगा। क्योंकि मानकीकृत पता है क्या होता है, देखिए
जैसे कि आपको हम लोग जब छोटे-छोटे थे, जैसे कि 9, 10th 8, 9, 10th में पढ़ते, तो आपको कितना लाना था, 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होते थे जिसमें आपको 40 नंबर लाने होते थे, जो पासिंग मार्क्स होती थी। तो ये पासिंग मार्क्स क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज़ है, मानकीकृत एक पैमाना बना दिया गया। जैसे कि आप सीटेट की बात करते हैं तो 150 में जिन बच्चों का 82 आता है वहीं पास मानेंगे, 82 के नीचे वाले फेल मानेंगे। तो ये क्या होता है, 82 क्या है, एक मानकीकृत है, यानी कि एक लेवल है कि आपको इससे ऊपर रहेंगे तभी आप पास होंगे, ठीक है। तो हम ये भी वर्ड अगर आपके दिखे ऑप्शन में तो ऑप्शन गलत रहेगा। इसके बाद आता है जेंडर स्टीरियोटाइप। देखिए जो जेंडर स्टीरियोटाइप है ये क्या होता है, एक प्रकार की रूढ़िवादिता। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि शुरू से बहुत पुराने ज़माना से धारणा आ रहा है कि क्या बोलते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप है कि जैसे कि कोई कहता है कि लड़कियां जो होती है मैथ में कमज़ोर होती है और लड़के फुटबॉल खेलने में तेज़ होते हैं। लड़कियों को बेंच इधर उधर, जैसे क्लासरूम में लड़कियों को बेंच इधर उधर नहीं करना होता, ये काम बच्चों का है, लड़कों का है। तो इस तरह से जो मतलब धारणा बनी आ रही है पीछे बहुत पहले से कि ये काम लड़के नहीं कर सकते, ये काम लड़कियां नहीं कर सकती है, तो ये होता है क्या, जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है। तो अगर ये भी आपके ऑप्शन में दिखे तो ऑप्शन क्या होता है, गलत रहेगा। इसके बाद आते हैं सिंपैथी की बात करते हैं, सहानुभूति की बात करते हैं। तो देखिए सिंपैथी क्या कह रहा है, सहानुभूति। सहानुभूति मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि आपके विद्यालय में कोई बच्चा दिव्यांग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है लोग, टीचर क्या करता है, सभी बच्चों को पहले ही बता देंगे कि देखो एक नया बच्चे का एडमिशन हुआ, वो दिव्यांग है तो उसके साथ अच्छा से बिहेव करना लोग, ठीक है। या फिर जैसे ही वो बच्चा स्कूल में आता है तो टीचर पहले ही इशारा कर देता है कि वो बच्चा सामने सारा जगह खाली छोड़ दो लोग, ठीक है। तो इस तरह से जो बच्चा दिव्यांग है उसके मन में आएगा कि हम क्या अलग बच्चे हैं सबसे, कि हमसे सब कोई मतलब हमको बहुत ये कर रहा है कि हम ऐसे हैं तो हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो। बच्चे के मन में अलग आ जाएगा, वो और बच्चे की तरह नहीं सोचेगा, तो वो क्या होता है, सहानुभूति होता है। तो हमें बच्चों टीचर मतलब कभी भी सहानुभूति दूसरे को नहीं दिखाना। अगर आपके ऑप्शन में सिंपैथी दिख जाए तो ऑप्शन भी गलत होगा, ठीक है। इसके बाद आता है सेग्रीगेट करना। बच्चे को क्या करना है, पृथक नहीं करना है। जैसे कि विद्यालय में कोई बच्चा आया, कोई अलग कास्ट का है, कोई अलग कास्ट का है, तो क्या उसके कास्ट के आधार पर सेग्रेट करना, मतलब कि बच्चों को बांट देना कि इनका कास्ट अलग है तो इनको डालो इधर साइड, इनका कास्ट है तो इनको अलग डालो। या फिर ये भी हो सकते हैं कि ये बहुत तेज़ वाले बच्चे हैं तो इनको अलग रखो और ये बहुत कमज़ोर बच्चे तो इनको अलग रखो। नहीं, हमें बच्चों को कभी भी मतलब पृथक नहीं करना, ठीक है, सेग्रीगेट नहीं करना है। तो ये भी ऑप्शन अगर दिखे तो ऑप्शन आपका गलत रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है रोट मेमोराइज। रोट मेमोराइज मतलब क्या होता है कि रट्टा मारना। हमें बच्चों को कभी भी रट्टा नहीं मरवाना है। बहुत सारे ऑप्शन में आप देखेंगे कि क्या कर रहा है, बच्चे को ये नहीं आ रहा था, अब कह दीजिए कि उसे रट्टा मारे, ठीक है, कह दीजिए उसे याद करके आए। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बच्चे को कभी भी याद करने के लिए नहीं बोलना चाहिए या फिर रट्टा मारकर पढ़ाई नहीं करवानी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपके ऑप्शन को क्या करते हैं, निगेटिव बनाते हैं। इसके बाद रिकॉल करना, कोई भी चीज़ को याद करना, ये भी आपका निगेटिव वर्ड है, इसको भी आप निगेटिव समझिए। इसके बाद आता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होता है कि जैसे ही आप मान लेते हैं आप 6 सेमेस्टर में, ठीक है, जैसे ही आपका 6 सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है तो मार्च के मंथ में आपका क्या होता है, फाइनल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम में बच्चों को देखा जाता है कि कौन कितना पढ़ाई किया, समेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो समेटिव असेसमेंट जो होता है ये भी क्या होता है, एक निगेटिव होता है। हमें समेटिव असेसमेंट नहीं करना, फॉर्मेटिव असेसमेंट करना। इसके लिए क्या आता है, ऑप्शन में क्या आता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग आता है, ऑफ, ठीक है। ऑफ मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, ऑफ का मतलब क्या होता है, का। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि साल का एग्ज़ाम, ठीक है, क्या होता है कि हर साल का अंतिम एग्ज़ाम, मतलब साल का एग्ज़ाम, तो वो क्या होता है, समेटिव असेसमेंट होता है। जो साल के अंत में एग्ज़ाम होते हैं उन्हें हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। वो बच्चों का अंतिम एग्ज़ाम का आकलन होता है, तो हमें समेटिव असेसमेंट नहीं कराना है बच्चों को, ठीक है। आपको ऑप्शन में क्या दिखेगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक समेटिव असेसमेंट हो जाएगा। इसके बाद आता है मेमोराइज। बच्चों को क्या करना है, हमें रटाना नहीं मारना, याद नहीं करवाना है। फिर आता है आपका रिगिड। रिगिड मतलब क्या होता है कि कठोर होता है। रिगिड मतलब क्या होता है, कठोर। हमें बच्चों को रिगिड नहीं बनाना है कि हम इसी चीज़ पर अड़े रहेंगे तो अड़े रहेंगे। क्या है, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए, कोई हमें धक्का दे दे, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो बच्चों में हमें इस तरह के बिहेव नहीं रखने हैं। तो रिगिड भी नहीं बनाना है बच्चों को। यहाँ बात करता कंपेयर। कंपेयर देखिए, अब जैसे ही आप
फैमिली मैटर में देखेंगे कि लोग कहता है कि तुमसे, अपने बच्चे को लोग कहता है कि तुमसे अच्छा तो बगल वाले का लड़का है। तो इससे क्या होता है कि जो उनका अपना बच्चा है उनमें एक हीन भावना आने लगती है कि मेरे पेरेंट्स हम ही को नहीं मान रहे। तो हमें बच्चों में कभी भी कंपेयर नहीं करना है किसी दूसरे बच्चे से, क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि सभी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सबका अलग अलग अपनी पहचान होती है। तो हमें बच्चों को कभी भी दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पैसिव, निष्क्रिय। देखिए, बच्चों को हमें कभी निष्क्रिय रूप से नहीं रखना है। जैसे कि आप क्लास में गए और सिर्फ टीचर बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चे कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप ऐसे ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो क्या होता है, एक निष्क्रिय होता है, जिसमें बच्चे की कोई भी एक्टिविटी नहीं, मतलब चुपचाप वो बच्चा बैठा रहेगा। तो हमें ये वाला भी ऑप्शन हमेशा गलत काटना है कि निष्क्रिय बच्चे कभी नहीं रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है रोट मेमोराइज, बच्चों को रट्टा नहीं मराना है। ये 2 ऑप्शन है यहाँ पर। बच्चों को कभी भी आप रट्टा नहीं मरवा सकते हैं, बच्चों को कोई भी चीज़ बार बार याद करने के लिए नहीं कह सकते हैं, उसे क्या है ना, समझाना होता है बच्चों को। इसके बाद सेपरेट की बात करें तो आप इसका भी, हाँ देखिए, सेपरेट की बात करें तो बच्चे को कभी भी अलग नहीं करना है। देखिए, ये भी वर्ड आ सकते हैं सेपरेट, या फिर ये भी वर्ड आ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे को हमें क्या करना है कि सेपरेट नहीं करना है एक दूसरे से, सबको क्या आना है, मिलजुल के रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रोट लर्निंग की तरफ। देखिए, बच्चों को रोट, यहाँ पर क्या था, रोट मेमोराइज, और यहाँ पर रोट लर्निंग। ये जहाँ भी आपको रोट वर्ड दिख जाए तो वो क्या होता है, ऑप्शन हो को हमेशा निगेटिव की तरफ ले जाता है, ठीक है। रोट लर्निंग भी बच्चे को नहीं करवाना है, बच्चे को समझाना है, उसे एक्टिव बनाना है, ये सब वर्ड करना होता है, तो ये नहीं है। इसके बाद होता है कंजर्वेट। देखिए, इसमें क्या है, कंजर्वेंट थिंकिंग में क्या है कि कोई मान लें समस्या है, कोई एक समस्या है, ठीक है, कोई एक समस्या है और इसका क्या है, एकमात्र समाधान है। जैसे कि कोई देखते हैं कि कुछ भी ये जो प्रॉब्लम है ना, सिर्फ इसका एक ही समाधान है, तो एक समाधान वाले जो चीज़ ये समस्या है, वो भी क्या होता है, निगेटिव वर्ड को ले जाता है। तो ये भी आपके आंसर नहीं होगा ऑप्शन का, ठीक है। ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। जहां आपको ऑप्शन में ओनली देखने को मिल जाए तो वो भी आपको 100% चांस रहता है कि वो भी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। तो उस ऑप्शन को आप छोड़ कर दूसरे ऑप्शन पर जा सकते हैं। इसके बाद बच्चों में लेबलिंग नहीं करना। देखिए, लेबलिंग क्या होता है, लेबलिंग देखिए क्या कर, जैसे कि मान लेते हैं आपके क्लास में कोई क्या होता है, रिक्शा वाले का बच्चा आया, ठीक है। तो टीचर को उस बच्चे को लेबलिंग नहीं करना। ये नहीं, लेबलिंग मतलब बच्चे का नामकरण, हर एक बच्चे का नामकरण, ए तुम रिक्शा वाले का बेटा, ए रिक्शा वाले का बेटा, इस तरह से कभी भी नहीं बोलना है। बच्चे को सबको संभाल लेना। जैसे कि किसी को हम गधा बोल देते हैं, किसी को पागल कह के बुलाते हैं क्लास में, तो ऐसे हम बच्चों को कभी भी नाम नहीं रख सकते, उन्हें लेबलिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये क्या होता है, हमेशा बच्चे को जैसे कि मान लेते हैं जोड़ घटाव आपने आज क्लास में पढ़ाया, इसके बाद क्या करते हैं कि आप घर उसको होमवर्क में क्या करते हैं, 10 को और जोड़ डाल देते हैं कि ऐड बच्चा सीख के घर पर इसका प्रैक्टिस कर। तो हमें बच्चों को बार बार प्रैक्टिस नहीं करवानी। इससे क्या होता है, इससे रोट लर्निंग होता है, बच्चा रोट मेमोराइज करता है। फिर इसके बाद क्या होता है, उसमें सब कुछ क्या होता है, रट्टा मार की प्रवृत्ति आ जाती है। तो हमें बच्चे को क्या करना है, ये प्रैक्टिस बार बार नहीं करवाता, उससे बस बोलना चाहिए कि आपने जोड़ सीखा, आप इसे अपने दैनिक जीवन में यूज करिए, कि हाँ किसी चीज़ को आप खुद से जोड़ के देखिए। उसे हमेशा जोड़ वाले प्रश्न नहीं देने जाना चाहिए कि आप जाकर इसका प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसके बाद आता है क्लोज इंडेड प्रश्न। देखिए, क्लोज इंडेड प्रश्न क्या होता है, इसकी बात करेंगे। क्लोज इंडेड प्रश्न, ये जो दिख रहा है ना, क्लोज इंडेड प्रश्न या फिर ये कंजर्वेंट थिंकिंग, इसका समझिए कि एक ही है, बस इसमें सोचना है और इसको करना है। देखिए, जैसे कि क्लोज इंडेड वो प्रश्न होता है जिस प्रश्न के सिर्फ एक ही उत्तर है, उस पर ज़्यादातर आप थिंकिंग नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। तो जैसे कि कह देगा कि आपको भारत की राजधानी क्या है, तो सिर्फ इसका एक उत्तर है कि नई दिल्ली है, ठीक है। आप इसमें कुछ दूसरा जोड़ सकते हैं नहीं, यानी कि क्लोज इंडेड वे प्रश्न होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर है। आप इसमें ज़्यादातर नहीं सोच सकते हैं, बस उसका चुपचाप एक आंसर दे देंगे। तो ये आंसर भी, ये भी क्या होता है, ये भी आपके ऑप्शन को नेगेटिव बनाते हैं। इसके बाद डिस्करेज हुआ। देखिए, हतोत्साहित हुआ। 2 चीज़ें होता है, एक इनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना, एक हतोत्साहित करना। देखिए, बच्चे को कभी भी हमें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, चाहे वो बच्चा कोई भी काम करे, तुरंत ये नहीं कर देना चाहिए तुमसे नहीं होगा। हमें कभी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, हमें बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना, और प्रोत्साहित भी उसी काम को लेकर करना है जो काम अच्छा है। ये नहीं कि कोई बुरा काम है, चोरी कर रहा है बच्चा तो हमें उसे प्रोत्साहित करें, नहीं, उसे बताएं जो काम अच्छा होता है बच्चे को उसी चीज़ में प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन बच्चे को हमें कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। देखिए,
एक होता है आपका गोल ओरिएंटेड, मास्टरी ओरिएंटेड होता है, जिसमें बच्चा क्या होता है वो पॉजिटिव टैगवर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बात करें, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मतलब इसमें हम दूसरों को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि हम भी अच्छा करेंगे। तो आपको कभी भी क्या करना है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम नहीं करना है। एक और क्या होता है, जैसे फेलियर वाला होता है कि फेल से बचने के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो वो भी नहीं करना होता है। साथ ही साथ एक और होता है जैसे कि आप इंटरनल एक्सटर्नल कुछ करके है, हाँ, एक्सटर्नल मोटिवेशन, जैसे कि हमें अपने अंदर एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं लाना, हमें हमेशा इंटरनल मोटिवेशन पर काम करना है कि हमारे अंदर की जो प्रवृत्ति है हम उस पर काम करें। यानी कि हम दूसरे को दिखाने के लिए दूसरे से मोटिवेट, बाहरी चीज़ों की कोई हमें इससे पुरस्कार मिलेगा तो हम ये उस खुशी में काम कर रहे हैं। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड से बचना चाहिए, फेलियर वाले जैसे कि फेलियर्स होने से बचना चाहिए। तो जो ये ऑप्शन है ना, ये क्या होता है, ये नेगेटिव की तरफ ले जाता है। इसके बाद क्या होता है, फंक्शनल फिक्सनेस, यानी कि कार्यात्मक स्थिरता आता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे एक तरह से फिक्स्ड हो जाते हैं कार्य करने में। तो ये सब ऑप्शन आपके निगेटिव होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे कि आपका ये जितने आपको दिख रहा है वर्ड ना, इसको ध्यान से देखिए और इन सारे वर्ड को देखिए। कहीं आपका अगर ऑप्शन दिख जाए ना, तो समझिए कि वो ऑप्शन आपको गलत कह रहा है। उस ऑप्शन को पढ़ने से अच्छा है कि आप दूसरा ऑप्शन पढ़िए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये निगेटिव टैग वर्ड यूज करेंगे क्वेश्चन में, और तुरंत आप आंसर को छांटते जाएंगे कि इसका आंसर ये नहीं होगा। अगर इस तरह से अभी से आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको देखिए टाइम मैनेज तुरंत हो जाएगा, और क्वेश्चन पर प्रैक्टिस हो जाएगा, और तुरंत देखकर ही आपको कहें कि ये आंसर इसका नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका निगेटिव टैग वर्ड, ये क्वेश्चन को निगेटिव बनाते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं हम पॉजिटिव टैग वर्ड के। ये टैग वर्ड वो टैग वर्ड होते हैं जो आपके ऑप्शन को सही तरफ ले जाए। जैसे कि कोई क्वेश्चन आया, उसमें आपको क्या दिया रहता है, एंजॉयफुल लर्निंग है, इसके बाद उसमें दिया गया लेक्चर मेथड, टीचर सेंटर्ड, इसके बाद जेंडर स्टीरियोटाइप दिया गया, तो आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि उसका ऑप्शन क्या होगा, ये एंजॉयफुल लर्निंग होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या करे, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ऑप्शन को सही बनाता है, बाकी ये क्या करता है, ऑप्शन को निगेटिव बनाता है। इतना समझ में आ गया। देखिए जहाँ भी आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग दिखे तो उसमें क्या होता है कि इस प्रकार की जो थिंकिंग होती है, इसमें कोई एक समस्या है, ठीक है, लेकिन इसके अनेकों आइडिया है, इसके अनेकों जो समाधान है। ये इस प्रकार की थिंकिंग क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जिसमें एक समस्या के अनेक समाधान हो। और यहाँ क्या था, यहाँ हमने क्या पढ़ा था, कंजर्वेंट थिंकिंग, जिसका सिर्फ एक समस्या का एक ही समाधान हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसके बाद हम बात करते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है, देखिए जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उससे आप ये सोचिए कि मेरे पढ़ने से इसका हमें यूज कहाँ मिलेगा। ऐसा लर्निंग, ऐसा आपको अधिगम करना है जिससे आपको आगे चल के प्रॉफिट हो, ठीक है। ये नहीं कि बस ऐसे ही देख रहे हैं, छोड़ो, उससे सीखे या ना सीखे, नहीं। तो ये हमेशा क्या होगा, हमें हमेशा पढ़ाई जो करनी है वो मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंजॉयफुल लर्निंग। अब देखिए इंजॉयफुल लर्निंग क्या होता है कि आप स्कूल में देखते हैं कि बच्चे लोग क्या करते हैं, अगर कोई बच्चे की घंटी जो होता है, कोई टीचर नहीं आया तो घंटी खाली हो, तो प्रिंसिपल द्वारा पूछा जाता है कि आज आपके क्लास में कौन टीचर आएंगे। तो आपके जो फेवरेट टीचर होते हैं, तो आप तुरंत सारे बच्चे उस टीचर को बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टीचर क्या करते हैं, क्लास में इंजॉयफुल लर्निंग कराते हैं, जो सभी बच्चे उनको पसंद करते हैं। कैसे? तो हमें बच्चों के साथ इस तरह से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा भी क्वेश्चन पूछे, टीचर भी उनसे क्वेश्चन पूछे, बच्चे भी हंसे क्लास में, टीचर भी हंसाए, और मतलब पढ़ाई हो, और पढ़ाई भी कैसी हो, तो मीनिंगफुल हो। तो हमें बच्चों को हंसते हंसाते पढ़ाई करवाना है उन्हें, ताकि याद हो, रोट मेमोराइज की तरफ नहीं ले जाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंजॉयफुल लर्निंग। इसके बाद आता है चाइल्ड एक्टिव लर्निंग। देखिए एक्टिव लर्निंग क्या होता है, एक्टिव लर्निंग वो होता है जिसमें बच्चा खुद एक्टिव हो। यहाँ पर क्या था, पैसिव। यहाँ क्या था, पैसिव। बच्चे को कभी भी निष्क्रिय नहीं रखना है। कैसे रखना है, तो बच्चे को हमेशा एक्टिव रखना है। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, एक्टिव में क्या करना है, बच्चा कि खुद काम करेगा, जो उसे मिलेगा बच्चे उस चीज़ में एक्टिव रहेंगे। जैसे ही क्लास में आपको जोड़ घटाव कोई टीचर बोर्ड पर दिए तो बच्चा तुरंत एक्टिव होकर अपना आंसर देने लगता है, चुपचाप निष्क्रिय रूप से नहीं बैठता। एक्टिव होता है मतलब अपने बॉडी से भी और ब्रेन से भी एक्टिव होता है। तो हमें क्या होता है, बच्चे को हमेशा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा स्वयं से करे। देखिए लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है कि बच्चा अपना काम स्वयं से करे। इसमें क्या होता है, वर्क जो होता है स्वयं से करे। जैसे कि कोई काम दिए बच्चे को, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो घर से जाकर किसी और से बच्चा ना बनवा ले, बच्चे काम खुद करे। उसमें जहाँ उसको गलत लगे तो दूसरे से पूछे, वो काम अपना खुद से करे। तो ऐसे ऑप्शन क्या होता है, सही ले जाएगा, ठीक है। बच्चे यहाँ पर जहाँ ऑप्शन में आपका एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं वो भी आपके ऑप्शन सही होगा। एक्टिविटी, देखिए एक्टिविटी
एक्टिविटी क्या कह रहा है कि हमें बच्चे को कैसे सिखाना है, तो एक्टिविटी के माध्यम से सिखाना है। जैसे कि अब स्कूल में जाते हैं तो कहीं बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, बच्चे उसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं और क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं, फिर इंजॉयफुल लर्निंग करते हैं। ये समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें बच्चे को हर तरह की एक्टिविटी कराना चाहिए, बच्चे को उनसे जोड़ना चाहिए ताकि बच्चा सीखे समझे, ठीक है। इसके बाद बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, अवसर देना चाहिए बच्चों को कि ये भी काम बच्चा कर सके। इसके बाद आपका चाइल्ड सेंटर, देखिए अगर कहीं टीचर सेंटर आ जाए, टीचर सेंटर वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। लेकिन चाइल्ड सेंटर क्या होता है, जहाँ जो पढ़ाई हो रही है वो बच्चों के, जैसे बच्चे कहें कि सर आज हम ये पढ़ेंगे तो टीचर को वो पढ़ाना है, बच्चे आज कहेंगे सर आज हमें ये प्रश्न बताइए तो बच्चे, यानी कि यहाँ जो बच्चा होता है, यहाँ जो सेंटर में होता है वो बच्चा होता है और इर्द गिर्द टीचर होते हैं। जो बच्चा बोलेगा वही टीचर करेंगे। और यहाँ क्या था, जो टीचर बोलेंगे वो बच्चा करेगा, लेकिन यहाँ है कि जो बच्चा बोलेगा वो टीचर करेंगे। तो अभी की पढ़ाई कैसी है, तो अभी की पढ़ाई आपका चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है। इसके बाद आता है डे टू डे लाइफ। हमें जो कुछ भी पढ़ाना है बच्चों के जीवन से जोड़ के पढ़ाना है। कि जैसे कि मान लेते हैं आप वाटर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को जीवन से कैसे जोड़ेंगे कि आप सुबह सुबह उठ के वाटर का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो बच्चे तुरंत बताएंगे कि सर हम खाना खाने वक्त पानी पीते हैं, हम ब्रश करते हैं तो पानी पीते हैं, हम नहाते हैं तो ब्रश करते तो पानी का यूज करते हैं, नहाते हैं तो पानी लेते हैं। तो बच्चे अपने पानी का यूज बताना शुरू कर देंगे। इस तरह से आप वो वाटर का चैप्टर पढ़ा सकते हैं। तो यानी कि क्या होता है कि बच्चे को डे टू डे लाइफ से हमें जोड़कर पढ़ाना होता है। इसके बाद आता है फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप की बात करें तो बच्चे को सिर्फ क्लासरूम में कैद करके नहीं रखना है, बच्चे को हमें दूसरे जगह क्लासरूम से, स्कूल से बाहर घुमाने ले जाना चाहिए। जैसे कि आप बच्चे को क्लासरूम में पढ़ा देते हैं कि टाइगर ऐसे होते हैं, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर ऐसा दिखता है। अब बच्चे क्या करेंगे, किताब तक सिमट कर रह जाएंगे कि हाँ ऐसा ही मोर दिखता होगा। लेकिन अगर हम उसे फील्ड ट्रिप पर जू दिखाने ले जाए, चिड़ियाघर, तो वहाँ पर तुरंत बच्चे बोलेंगे ये मोर है। और उसको क्या है ना कि उसको ऑब्जर्व करेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि मोर ऐसा होता है। और अगर आप उसे फिगर बनाने के लिए देंगे तो उसके दिमाग में मोर का फिगर रहेगा और तुरंत वो मोर बना देगा। तो इस तरह से क्या करना है कि बच्चे को हमें सिर्फ विद्यालय में ही नहीं पढ़ाना है, उसे विद्यालय के बाहर फील्ड ट्रिप पर ले जाना है, जहाँ बच्चा अनेक चीज़ों को ऑब्जर्व करे, खुद से देखे, ठीक है। इसके बाद आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। देखिए समावेशी शिक्षा क्या है, वैसी शिक्षा जिसमें हर तरह के बच्चे को समान रूप से समान मतलब शिक्षा मिले। जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, समावेशी शिक्षा की बात करें, तो देखिए मान लेते हैं ये स्कूल है और यहाँ ये मान लेते हैं सामान्य बच्चे हैं, जो हम लोग सभी जो सामान्य बच्चे होते हैं, उसमें अगर कोई ऐसा बालक आ जाए जो दिव्यांग है, ठीक है, दिव्यांग है, तो उनको क्या ऐसा नहीं है ना कि उस दिव्यांग को हम अलग क्लास दे देंगे। जैसे कि विद्यालय में जा रहे हैं, आपका 8 फ्लोर पर सेकेंड फ्लोर पर 8 क्लास है, 8 क्लास में एक नए बच्चे का एडमिशन हुआ, तो वो बच्चा चलने से मतलब पैर से थोड़ा दिव्यांग नहीं चल पा रहा है। तो क्या करना है, वहाँ पर क्या करना है, समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि हम 8 क्लास को नीचे फ्लोर पर लाएंगे ताकि वो बच्चा आसानी से क्लास में इंटर करे। ऐसा नहीं है कि हम उस बच्चे को अलग क्लासरूम में पढ़ा कर बैठाएंगे कि जितने दिव्यांग बच्चे हैं सब अलग क्लासरूम में बैठेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है कि जिसमें जो दिव्यांग भी बच्चे हैं ना, वो सभी अन्य बच्चों के साथ मिलकर पढ़े और कोई बच्चे में देखिए भेदभाव ना हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, समावेशी शिक्षा होता है। इसके बाद आता है ओपन इंडेड क्वेश्चन। देखिए ओपन इंडेड क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पर क्या पढ़ाया था, क्लोज इंडेड क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है किसी एक क्वेश्चन के एक ही जवाब हो, ठीक है। लेकिन ओपन इंडेड क्वेश्चन क्या होता है कि कोई एक क्वेश्चन के अनेकों जवाब हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई पूछेगा कि भारत की जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर और दिल्ली में क्या क्या है, तो बच्चे यहाँ पर सोच सोच कर जवाब देने लगे कि दिल्ली में ये है, दिल्ली में मेरा घर है, दिल्ली में ये बहुत चीज़ें हैं, दिल्ली में हमारे राष्ट्रपति रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं, ये सब। देखिए इसके कितने सारे जवाब आ गए। तो ये क्या है कि ओपन इंडेड क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन के अनेक जवाब रहेंगे, ठीक। ये हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। इसके बाद आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे कि आप लोग यहाँ पर क्या पढ़े, समेटिव असेसमेंट। समेटिव में क्या होता है, का लगा रहता है, ऑफ, यानी कि साल का अंतिम एग्जाम। लेकिन यहाँ फॉर्मेटिव की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। यहाँ पर 4 लगा रहेगा, तो देखिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है 4 लगा। अब 4
A4R यहाँ भी है, A4R यहाँ भी है। तो जहाँ भी आपको क्वेश्चन में दिखे असेसमेंट फॉर लर्निंग तो आपको याद रखना चाहिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है, और जहाँ दिखे असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो ऑफ मतलब क्या होता है का, और का साल का अंतिम एग्जाम यानी कि समेटिव असेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखें। अब देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि ऐसा असेसमेंट जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये वाला, और मैंने इतना ऊपर पढ़ा दिया, अब तुरंत क्या करेंगे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि एंजॉयफुल लर्निंग क्या होता है, ठीक है। अगर आपने बता दिया तो ठीक है कि मेरा पढ़ाई जो मैंने पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपने नहीं एंजॉयफुल लर्निंग के बारे में नहीं बताया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से इसको बताएंगे, फिर से बच्चे को समझाएंगे और फिर बच्चा समझेगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई के दौरान ही हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, हम बच्चे का टेस्ट भी ले रहे हैं, ताकि उसको पता भी नहीं चल रहा है, और हम जो हाँ उसको दिक्कत है उसको बता भी दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है फॉर्मेटिव ये असेसमेंट होता है। और फॉर्मेटिव में क्या होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जहाँ फोर क्या होता है A4R, और यहाँ भी देखिए A4R लगा हुआ है, ऐसे याद कर सकते हैं। और यहाँ क्या था कि समेटिव असेसमेंट, इसमें क्या होता है कि साल के अंत में होता है टेस्ट, ठीक है, फाइनल एग्जाम हो गया, तो इसमें क्या होता है ऑफ होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि यहाँ पर क्या होगा ऑफ मतलब का, यानी कि साल का अंतिम एग्जाम, इस तरह से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्रिटिकल थिंकिंग की। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर बार मतलब CDP में क्या ये जो पॉजिटिव निगेटिव टैगवर्ड है ना, सिर्फ ये CDP के लिए नहीं है, आपके जितने सब्जेक्ट हैं EVS है, मैथ है, साइंस है, CDP है, हिंदी है, इन सब में ये टैगवर्ड आपके काम करेंगे, ठीक है। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, तो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें तो देखिए बच्चा इसमें क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चा खुद से एक्टिव रहता है, खुद काम को करता है, खुद मान लेते कोई उसके सामने समस्या आती तो अपनी समस्या के बारे में दूसरों से नहीं जवाब लेता, खुद उस समस्या को सोचेगा, समझेगा, फिर उसकी समस्या के अंतिम रिजल्ट पर पहुँचेगा कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सही गलत का पहचान खुद से करेगा। तो वो क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग होता है, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों में हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग के गुण होने चाहिए। इसके बाद आता है देखिए मास्टरी ओरिएंटेड। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। हमें कभी भी दूसरे को दिखाने के लिए एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, हम देखिए इतना नंबर आएगा तो वो हमें शाबाशी देंगे, तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं, हमें क्या करना है मास्टरी ओरिएंटेड बनना है। मास्टरी ओरिएंटेड क्या होता है कि हम किसी विषय में मास्टरी हासिल कर लिए, जैसे कि मान लेते हैं आप कार चलाना जान रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि कार चलाने को इतना अच्छा से सीखेंगे, इतना अच्छा से कि कहीं भी रेस हो तो आप तुरंत उसमें भाग ले लें और आप उसमें जीत कर आए, यानी कि उस सब्जेक्ट में, उस विषय में, कार चलाने के विषय में आपकी पूरी तरह से सब कुछ मालूम है। कोई भी कहीं से कुछ पूछे कि कार को कैसे चलाया जाता है, कहाँ कहाँ ब्रेक लिया था, ये सब जितने क्वेश्चन अब तुरंत आप उसके जवाब दें, मतलब उस विषय में आप मास्टरी हासिल कर लें, ठीक है, महारत हासिल कर रहे हैं। तो हमें कौन सी पढ़ाई करानी है बच्चों को, मास्टरी ओरिएंटेड, ठीक है। अब देखिए सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील। ये जो संवेदनशील वर्ड है अगर कहीं भी आपके ऑप्शन में दिख जाए तो हमेशा वो ऑप्शन क्या करता है, सही की तरफ ले जाता है। 100% चांस है कि वो ऑप्शन सही होगा, संवेदनशील, सेंसिटिव, ठीक है। तो हमें जो भी काम करना है संवेदनशीलता से काम करना होता है। इसके बाद डिस्कवरी एंड डिस्कशन। देखिए बच्चों को क्या करना है कि बच्चों को खुद से क्या एक दूसरे से वार्तालाप करने दीजिए किसी क्वेश्चन को लेकर, उसको स्वयं से खोज करने दीजिए किसी क्वेश्चन को। तो हमें बच्चों में डिस्कवरी एंड डिस्कशन वाली मेथड को लाना है, ठीक है। ईरर एंड मिसकंसेप्शन की बात करें तो जहाँ भी आपके ईरर, जैसे कि क्वेश्चन में पूछता है कि बच्चे ने ये गलतियाँ की, ईरर मतलब त्रुटि की, तो टीचर की तरफ से दंड देना चाहिए, नहीं। त्रुटियाँ जो होती है सभी से गलती होता है, जब आप गलती नहीं करेंगे, जैसे कि जब आप गलती करेंगे तभी ना आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पर मैं गलत हूँ, तो अगली बार आप गलती नहीं करेंगे, यानी कि त्रुटियाँ सबसे होती है और बच्चों के लिए त्रुटियाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे गलती करेंगे तभी सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो ईरर दिख रहा है ये आपके पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। इसके बाद मिसकंसेप्शन क्या होता है, ये भ्रांतियाँ होती है। कहते हैं कि छोटे बच्चों की भोली भाली भ्रांतियाँ होती है, जैसे कि दांत आपका छोटी उम्र में टूट जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते थे, दांत को उठाएंगे, मिट्टी में ले जाकर उसको रोप देंगे, गाड़ देंगे कि मेरा ये जब दांत बढ़ेगा ना तो मेरा यहाँ पर दांत निकलेगा। तो ये क्या है, हमारी छोटी मोटी भ्रांतियाँ होती है और ये बच्चों में होनी भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए इम्पैथी यानी कि समानुभूति की बात करें, हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े थे, सिंपैथी। यहाँ सिंपैथी मतलब सहानुभूति, और यहाँ देखिए इम्पैथी मतलब क्या होता है, समानुभूति। जैसे कि ये देख समा दिख रहा ना, समा, उसके सामने वाले के समान आपको अनुभूति करनी है, इसमें क्या होता है इम्पैथी। जैसे कि कोई बच्चा को लग रहा है कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, रो रहा है, तो आपको उसी की तरह आपको अपना ये बिहेव करना चाहिए कि हाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है, हम भी मतलब तुम्हारे कष्ट दुख से दुखी हैं। तो ये चीज़ें होती है इम्पैथी। आपको कहीं भी ऑप्शन में इम्पैथी दिख जाए तो वो आपको पॉजिटिव होता है, लेकिन सिंपैथी दिख जाए तो वो ऑप्शन को निगेटिव कर देता है।
इसके बाद आपका फ्लेक्सिबल होता है लचीला। हमें क्लासरूम को हमेशा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं पहली बेंच पर आज कोई लड़का बैठा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा पहली बेंच पे ही बैठेगा, ठीक है। उसे क्या करना है, कभी उसको पीछे बैठाएंगे, कभी दूसरे बच्चे को आगे बैठाएंगे। यानी कि क्लासरूम में हमेशा लचीलापन रहना चाहिए, क्लासरूम को हमेशा डायनेमिक रहना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबल। हम इंगेज, बच्चे को कोई भी काम करने में इंगेज करना चाहिए ताकि बच्चा भी उससे सीखे। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग, बच्चे को इस तरह से समझाइए कि बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद आता है आउटसाइड द लाइफ, बच्चे के जीवन से, बच्चे के जो लाइफ है उसके बाहरी वातावरण से भी जोड़ के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसके बाद आता है देखिए ये जो रचनावादी दिख रहा है, रचनावादी क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर जो रचनावादी है इसमें क्या होता है कि जो बच्चे ये देखिए डे टू डे लाइफ आपको दिख रहा है, जैसे कि बच्चे को जीवन से जोड़ें, फिर इसके बाद आपका बच्चे को एक्टिविटी कराएं, रचना, तो ये सब क्या होता है, ये रचनावादी होता है, जिसमें बच्चा खुद से करके सीखे, बच्चे के बाहरी वातावरण से करके बताएंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिव लर्निंग, बच्चा सक्रिय रहे, तो ये सभी रचनावादी में आता है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है और ये आपके निगेटिव टैग वर्ड है। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ना, तो इसको आप जहाँ आपका स्टडी टेबल है वहाँ पर आप लिख कर ऐसे साट दीजिएगा ऊपर में, ठीक है। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे ही आपको लगे कि हाँ ये सारे वर्ड आपको कहाँ पता है कहाँ यूज होंगे, ये सारे वर्ड आपके पैडागोजी में यूज होंगे, ज़्यादातर पैडागोजी में, और हर सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं कि पैडागोजी है। अगर साइंस की बात करें तो 10 नंबर की पैडागोजी है, मैथ की बात करें पेपर 2 की तो 10 नंबर की पैडागोजी है, CDP में तो ये आपको पूरा 30 नंबर में आता है। इसके बाद और बात करें तो आपके हिंदी में हिंदी पैडागोजी है, इसके बाद EVS पैडागोजी है, पेपर 1 की जो है सब्जेक्ट उसमें पैडागोजी है, और ये सभी कहाँ काम करेंगे, आपके पैडागोजी के आंसर सॉल्व करने में। तो इसलिए मैंने बताया कि जब आप ये देख लिए तो आप इन सारे वर्ड को अपने कॉपी पर नोट करिएगा, इसे अपने स्टडी टेबल के ऊपर पास में से चिपका दीजिएगा। जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो देखते रहिएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन निगेटिव ले जा रहा है, ऑप्शन कौन सा पॉजिटिव ले जा रहा है। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर देंगे तो आपका 100% सीटेट दिसंबर का एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको सीटेट की तैयारी के दूसरे वीडियो में लाऊंगी कि दूसरा इसका क्या तरीका है सीटेट दिसंबर को पास करने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।